हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर दिए हैं, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट इन द टाउन्स। मतलब जब ये सारी मूवमेंट वगैरह हुई तो आपस में ही लोगों में क्या मनमुटाव हुए या किस तरीके की कंडीशन जो है आई। ठीक है, तो क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो था वो बिगैन हो गया था 1921 में, जबकि मैंने आपको बताया था कि वो खत्म 1922 में हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि एक चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हुआ था। ये मैं लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी थी। उसका क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो उसका जो इफेक्ट था वो बहुत एग्रेसिव रूप में सबके सामने आया। मतलब पब्लिक जो है वो भड़क चुकी थी, जगह जगह जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, दंगे फसाद हुए, बहुत सारी चीजें हुई जिनको कंट्रोल करने के लिए राउल्ट एक्ट सेकंड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनएक्ट किए, एक्शन में लाए। बहुत सारी चीजें थी जो हो चुकी थी। Various social groups participated in this movement with each with its own specific aspiration। और ये मोमेंट जो है बढ़ती जा रही थी, मतलब हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार था, किसी का कोई डिजायर था, किसी का कोई एस्पिरेशन था, अलग अलग तरीकों से लोग इससे जुड़ते गए। All of them responded to the call of स्वराज, but the term meant different things to different people। मतलब सबको स्वराज चाहिए था, लेकिन स्वराज का असली मतलब क्या है ये बहुत लोगों को पता भी था और बहुत लोगों को पता भी नहीं था। उनके लिए उनका जो मीनिंग था, मतलब जो इस वर्ड का मीनिंग था वो कुछ अलग था, लेकिन यूनिटी ये थी कि उन्हें सबको ही स्वराज मतलब आजादी चाहिए थी, पूर्ण तरीके से उन्हें स्वराज चाहिए था, इंडिपेंडेंस चाहिए थी। और टाउन्स में ये मूवमेंट ने किस तरीके का एक्शन किया? द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। सिटीज में जो है मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन लिया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लास में कि क्या हुआ था, बोला गया था कि अपने देश की चीजों को अपनाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीजें हैं उसको अपनाए नहीं, उसका बॉयकॉट करे। तो उसका जो रिजल्ट था, उसका जो एक इफेक्ट हमने देखा, वो क्या देखा कि जो बहुत सारे बच्चे थे गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स और कॉलेजेस में, उन लोगों ने अपने स्कूल छोड़ दिए। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन। जो वहाँ के टीचर्स और हेडमास्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। जो लॉयर्स थे उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया था, क्योंकि वो सब इस मूवमेंट में शामिल होना चाहते थे, उन्हें भी स्वराज चाहिए था। तो किसी भी चीज का जो मतलब ब्रिटिश से ताल्लुक रखती थी वो उस चीज को अपोज करना चाहते थे, बॉयकॉट करना चाहते थे। तो इस तरीके के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे उस समय में, जब उन्होंने अपनी मतलब अपना इंडिपेंडेंस घोषित करना चाहा, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहा, तो उन्होंने सबसे पहले इस तरीके के स्टेप्स उठाए। बच्चों ने स्कूल कॉलेजेस छोड़े जो गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते थे। टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिजाइन किया, लॉयर्स ने रिजाइन किया। द काउंसिल, मैंने बताया था आपको कि काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉट इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास के अलावा बाकी की जो प्रोविंसेस थी वहाँ काउंसिल इलेक्शन भी बॉयकॉट हुए। द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट दैट एंटरिंग द काउंसिल वाज वन ऑफ द वे टू गेन द पावर। जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनका ये कहना था कि अगर हम काउंसिल में एंटर कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी पावर आ जाएगी। द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण हैड एक्सेस टू। मतलब उन्हें ये लगता था जो पावर थी वो ब्राह्मण्स के पास थी, बाकी किसी के पास नहीं। तो उन्हें ये लगा था जो नॉन ब्राह्मण्स थे कि अगर हम काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे हाथ में भी कुछ ना कुछ पावर आ जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। और जो इफेक्ट्स था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो ज्यादा असरदार रहा। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। मैंने बताया था कि फॉरेन गुड्स को उन्होंने बॉयकॉट करना मतलब इस्तेमाल में लाना बंद कर दिया था। लिकर शॉप्स पिकेटेड। लिकर शॉप्स पे भी धरना देने लग गई थी महिलाएं। एक तरीके का ये जो पिकेट होता है इसका मीनिंग होता है फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और अ ऑफिस। तो धरना जिसे हिंदी में पर्टिकुलरली बोला जाता है बंद करने के लिए, जो जैसे लोग बैठ जाते हैं ना ग्रुप में इकट्ठा होके, वो चीज होती है पिकेट। फॉरेन क्लोथ बर्न इन ह्यूज बोनफायर्स। बड़ी बड़ी बोनफायर, बहुत सारी बोनफायर्स बनाई और उसमें फॉरेन क्लोथ को बर्न किया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ्ड between 1921 and 1922, its value dropping from 102 करोड़ to 57 करोड़। 102 करोड़ से उसकी वैल्यू जो ड्रॉप होके है 57 करोड़ रह गई। इन many places merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade। ट्रेडर्स जो थे उन्होंने फॉरेन गुड्स को खरीदना या बेचना बंद कर दिया था, और फॉरेन फाइनेंस भी जो है उन्होंने फॉरेन ट्रेड के का करना बंद कर दिया था। एज द बॉयकॉट मूवमेंट स्प्रेड, पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड
क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। उन लोगों ने डिसाइड कर दिया था लोगों ने कि हम कोई इम्पोर्टेड चीज नहीं लेंगे या विदेशी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने इंडियन अटायर को बनाए रखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैंडलूम्स वेंट अप, और ये वो दौर था जब प्रोडक्शन जो इंडियन माइल्स में था, मतलब इंडियन फैक्ट्रीज में था, टेक्सटाइल मिल्स में था, उसने ग्रोन अप किया। बट दिस मोमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। लेकिन ये मोमेंट धीरे धीरे स्लो होने लगी, इसके भी कुछ अपने कारण थे। खादी क्लॉथ वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन then the mass produced milk cloth and poor people couldn't afford to buy it। मतलब अब जब स्वदेशी में आए तो खादी को अपनाना था, लेकिन खादी का जो कपड़ा था वो ज्यादा महंगा था बजाय उस मिल्क क्लोथ के जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही थी। तो जो गरीब थे वो कहाँ जाते, वो कितना प्रोटेस्ट कर पाते। सिमिलरली द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट अ प्रॉब्लम। जब इंस्टीट्यूशंस को, मतलब पढ़ाई वाली जगहों को बॉयकॉट किया तो उसने भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करी। For the moment to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in the place of British one। उसका ये था कि अगर ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को बंद करना है तो उसके लिए इंडियंस को भी तो अपने इंस्टीट्यूट्स ओपन अप करने पड़ेंगे, और उसके लिए समय भी बहुत कम था, और वो जो थी वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग एक डिमांड थी उस लेवल का इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का उस टाइम पे। For the moment to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in the place of British ones। These were slow to come up, और वो बहुत धीमे इसमें बढ़ रहे थे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट थे वो बहुत धीमी रफ्तार पकड़ रहे थे। So students and teachers began trickling back to the government school। जो गुस्से में आनंद फानन में उन्होंने छोड़ तो दिया था, लेकिन वापस उन्हें वहां का रास्ता अपनाना पड़ा। लॉयर्स जॉइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। उन्होंने वापस गवर्नमेंट कोर्ट पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। मतलब बॉयकॉट शुरुआत में हुआ, फिर वही हुआ कि उनके आगे कंडीशंस ऐसी क्रिएट हुई कि वो लोग आगे का मतलब नहीं कर पाए। कुछ टाइम के लिए उन्होंने छोड़ा, लेकिन जब इंडियन जो फैसिलिटीज थी इंडियन क्योंकि गवर्नमेंट ही ब्रिटिश की थी तो इंडियंस कितना कुछ अपने हिसाब से कर पाते। अब मिल्क में जो है ब्रिटिश मिल्क क्लोथ जो था वो यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन खादी क्लोथ महंगा था तो पुअर लोग कहाँ जाते, गरीब जनता कहाँ जाती। इसी तरीके से जब तक उस लेवल के इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स नहीं खुलते तो बच्चे कहाँ पढ़ते, बच्चों की एजुकेशन कहाँ होती। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए वापस उन्होंने उस चीज का रास्ता अपनाया, क्योंकि अब पढ़ाई लिखाई भी जरूरी थी। अब रोजगार है और छोड़ा है तो बिना रोजगार के तो इंसान नहीं जी सकता ना, जब तक उसके पास पैसा नहीं हो। तो जो टीचर्स वगैरह, लॉयर्स वगैरह थे जिन्होंने रिजाइन किया था, उन्होंने वापस अपनी जॉब्स को वापस अपनी जॉब्स को रिजॉइन किया। रिबेलियन इन द कंट्री साइड। जहां टाउन्स में हमने विद्रोह देखा, वहीं कहीं हमने गांव के एरियाज में भी, कंट्री साइड एरियाज में भी विद्रोह देखा। ठीक है, वहां क्या था, फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। सिटीज से होकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने रास्ता जो लिया वो गांव वगैरह का लिया, जो कंट्री साइड थी वहां का लिया। It drew into its fold the struggle of peasants and tribals which were developing in the different parts of India in the years after the war। और इसने जब गांव वगैरह के एरिया में ये मोमेंट पहुंची तो पता चला कि पीजेंट्स और ट्राइबल्स जो थे वो कितने सालों से जो है इस तरीके की सिचुएशन को में जूझ रहे हैं। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र, अ सन्यासी हु हैड अर्लियर बीन अ फिजी एंड इंडेंटर्ड लेबर। अब इंडेंटर्ड लेबर का मतलब क्या होता है, देखो इंडेंटर्ड लेबर क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ लेबर इन विच अ पर्सन इज कॉन्ट्रैक्टेड टू वर्क विदाउट सैलरी फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब ये एक इस तरीके की प्रथा होती थी कि जो आदमी होता है, जो लेबर होता है, उसे काम करना पड़ता है, वो भी बिना सैलरी के, और बहुत सालों तक, एक नंबर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो इस जो बाबा रामचंद्र थे वो अपने आप में एक वो थे, तो उन्होंने जो अवध में प्रेजेंट्स है उनका एक ग्रुप बनाया और उनके साथ इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। अब आप लगा लो, आप कहीं दिन भर काम कर रहे हो, आपको पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या है, उससे तो उस काम का तो कोई फायदा है नहीं ना। जब आमतौर पे लोग काम कब करते हैं, ताकि उन लोगों को क्या मिले, पैसा मिल सके, वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। लेकिन जो ये इंडेंटर्ड लेबर थे, ये क्या होते थे, इन लोगों को जो है बहुत सालों तक दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता था या दूसरों के अंडर काम करना पड़ता था, और इसका इन्हें वेजेस भी नहीं मिलता था, मतलब तनख्वाह भी नहीं मिलती थी। तो उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने पीजेंट्स का एक ग्रुप बनाया, और इस अवध में पीजेंट्स का एक ग्रुप बनाया बाबा रामचंद्र ने, और जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। The movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants
एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। वहां पर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था, यहाँ किसके खिलाफ था? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स। क्या होता था, क्योंकि जो ये लोग होते थे, ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने मतलब मुलाजिमों से, बहुत ज्यादा उस पर कलेक्ट करते थे और उनसे जो किराया भी वसूलते थे वो बहुत ज्यादा था। तो इसके खिलाफ उन्होंने जो है ये ग्रुप का फॉर्म किया और एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बने। Peasants had to do beggar and work at landlord's farm without any payment. beggar का मतलब यहाँ भिखारी से नहीं है, beggar का मतलब यहाँ पर है labor that villagers were forced to contribute without any payment। जो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब उन्हें खेतों में काम करवाया जाता था लेकिन उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलती थी, कोई वेजेस नहीं मिलते थे, कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land। और मतलब उन लोगों के लिए कोई राइट्स भी नहीं होते थे। जिस खेत में काम कर रहे हैं वो खेत उनका नहीं होता, तो वो किस बिना पे उस पर अपना राइट समझते हैं। या जब उन्हें पेमेंट ही नहीं मिल रही तो उनका कोई कुछ कंट्रोल ही नहीं था, सिर्फ उन्हें काम करना था और अपना दिन गुजारना था, लेकिन उन्हें ना तो पेमेंट मिलती थी ना ही कुछ फायदा होता था। द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। और जो इन बाबा रामचंद्र ने अपना ग्रुप बनाया था, उनके जो वो थे डिमांड्स थी, उनमें एक क्या था? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब कि रेवेन्यू को कम किया जाए। एबॉलिशन ऑफ बेगर, मतलब विदाउट पेमेंट के लेबरों से काम ना करवाया जाए, मतलब कि लेबर से क्या, जो मतलब ये खेतों में भी करते थे, इनसे विदाउट एनी पेमेंट कोई काम ना हो, इनको जो ये काम कर रहे हैं उसके वेजेस दिए जाए। ठीक है, उसके अलावा सोशल बॉयकॉट ऑफ अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, सोशल बॉयकॉट किया इन्होंने अप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स का। ठीक है, फिर हुआ इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। अब ये नाई धोबी बंस क्या था? नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत ऑफ अवध। अवध की पंचायत ने इन्हें ऑर्गेनाइज किया था 1919 में फॉर डिप्राइविंग लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ, जो लैंडलॉर्ड्स थे जिन्हें डिप्राइव किया गया था किसकी सर्विसेज से? बार्बर्स एंड वॉशरमैन के। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh talking to the villager and trying to understand their grievances। मतलब वो उनका दुख जानने की कोशिश करना चाहते थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस वो टाइम था जब महात्मा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने भी ज्वाइन कर लिया था। मतलब ये लोग आपस में ज्वाइंट थे, ये लोग जो है देश को आजादी दिलाना चाहते थे, उसके लिए ये लोग शांति का मार्ग अपनाते थे। By October, the Awadh Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchand and few others। और अक्टूबर में जो है अवध किसान सभा सेटअप की गई जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। और एक ही महीने में लगभग 300 से भी ज्यादा ब्रांचेस इसकी सेटअप कर दी गई, जहां इस तरीके की बातों पे चर्चा होती थी कि बिना मतलब उन लोगों से बेगर सिस्टम खत्म कर दिया जाए, या नाई धोबी बंद, जो भी थी ये जो उस टाइम की प्रॉब्लम्स चल रही थी उस पे चर्चाएं होती थी। तो उसके 300 से ज्यादा केंद्र खोल दिए गए थे। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of Congress was to integrate the अवध peasant struggle into the wider struggle। तो जो अवध peasants का स्ट्रगल था, तो नेशनल मूवमेंट के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू वो उसको बढ़ाना चाहते थे। मतलब कि जो ये peasants हैं ये अपना अधिकार अच्छे से हासिल कर पाए, ताकि देश में कहीं एक कोने से अगर शुरुआत होगी तो पूरे देश में इसका असर देखने को मिलेगा। The peasant movement, however, developed in the form of that Congress leadership was unhappy with। As the movement spread in 1921, the house of talukdars and merchants were attacked। और फिर भी नॉन वायलेंस करते करते वायलेंस हुआ, हाउसेस जो थे वो तालुकदार और मर्चेंट्स के उनमें हमला हुआ, बाजार वर लूटेड, जो बाजार होते थे उनमें लूटमार हुई। ग्रेन हॉर्स वर टेकन ओवर, जो गोदाम थे खाने के, ये अनाज के गोदाम थे, उन्हें टेक ओवर किया गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स दैट गांधीजी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पुअर। और बहुत सारे जगह लीडर्स को ये बता दिया गया कि गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो ये लैंड है ये रीडिस्ट्रीब्यूट होगी गरीब लोगों में। द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। और ये किसके नाम पे हुआ? गांधी जी के नाम पे। ये तो था कंट्री साइड का पार्ट 1 रिबेलियन जो हुआ। अब पार्ट 2 भी है इसका, वो क्या था? ट्राइबल पीजेंट से रिलेटेड था। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। उन लोगों ने जो महात्मा गांधी का आइडिया या वो लिए, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्होंने अदर वे में लिए। मतलब in the Gadam hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve।
अब मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट क्या थी बेटा, ये उस टाइम की वो फोर्स थी जो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट, मतलब जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को जो है लॉक कर दिए गए थे, फॉरेस्ट एरियाज उन्होंने लॉक किए थे ताकि कोई भी जो आम आदमी है वो अपने कैटल्स को वहां वो करवाने ना लाए, हर्डिंग के लिए ना आए, मतलब उन्हें चराने वगैरह ना लाए, या वो जो पुअर विलेजेस पीपल है वो वहाँ के वुड या प्लांट्स वगैरह या जो भी यूज करते थे वो जंगलों से चीजें उनको यूज ना करें। तो उस टाइम पे गोरेला मूवमेंट जो है वो उसमें आई क्योंकि वो किसके अगेंस्ट थी, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी। Here as another forest reason, the colonial government had closed the large forest areas. मैंने बताया था ना कि colonial government ने large forest areas को lock कर दिया गया था from so that people can be prevented from entering the forest to graze their cattle, मतलब उनके कैटल वहां पर चढ़ ना सके, कलेक्ट फ्यूल वुड यानी कि वो लकड़ी लुकड़ी इस्तेमाल ना कर सके, या जंगली फल फ्रूट जो वो खाते थे वो इस्तेमाल ना कर सके। दिस एनरेज द हिल पीपल, लेकिन जो गांव के आदिवासी लोग थे इससे उसको उन लोगों को गुस्सा आया। नॉट ओनली were their livelihoods affected but they felt their traditional rights were being denied, उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ उनकी आम दिनचर्या पे फर्क नहीं पड़ा बल्कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उस टाइम के वो भी डिनाई किए गए। When the government began forcing them to contribute beggar for road building, the hill people revolted, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स किया, जब रोड बिल्डिंग हो रही थी कि वहां पर कंटिन्यू करें एज ए बेगर, तो उन्होंने इस चीज का अपोज किया, इसका विद्रोह जताया। The person who came to lead them was an interesting figure, और उनका जो एक उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक चेहरा सामने आया वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर था। और कौन थे वो? अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारे स्पेशल पावर्स हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील द पीपल, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मतलब अच्छा खासा वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, और उनके पास ऐसी प्रेडिक्शंस होती हैं जो पीपल के उनके दुख दर्द से मुक्ति दिला सकती हैं। He could survive even bullet shots, अगर उन पे गोली भी लग जाती है वो तभी भी जिंदा रह सकते हैं। Captivated by Razu, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God, और लोगों ने उसे अपने आप में देवता समझ लिया, भगवान समझ लिया, उन्होंने कहा ये भगवान का दूत है, भगवान का अवतार है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और वो जो है महात्मा गांधी को बहुत मानते थे, उनकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, उन्होंने कहा खादी को पहनो और अल्कोहल को गिव अप करो। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस, लेकिन साथ साथ भले ही वो मानते गांधी जी को थे, लेकिन उन्होंने कहा इंडिया को फ्रीडम तभी मिल सकती है जब हम भी क्या करेंगे, वायलेंस का रास्ता चुनेंगे, मतलब हम जोर जबरदस्ती करेंगे तभी हमें आजादी मिलेगी, नॉन वायलेंस की तो हमें आजादी नहीं मिल सकती। द गडन रिबल्स अटैक द पुलिस स्टेशन, अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर, और जो ये गडन रिबल्स थे मतलब वहाँ के जो रिबल्स जो विद्रोही थे, इन लोगों ने अटैक किया पुलिस स्टेशन में और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की। एंड कैरिड अ गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग स्वराज, और गुरिल्ला वॉरफेयर को इन्होंने एज ए स्वराज अपना अचीव मतलब उसका उन्होंने उसको अपना पार्ट बनाया। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकेम अ फोक हीरो, और वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा फोक मतलब उनके हीरो बन चुके थे, नेशनल हीरो के तरह वो बनाए गए। कौन? राजू, जिन्होंने जो कि एक ट्राइबल पीपल का चेहरा बन के सामने आए थे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे स्वराज इन प्लांटेशन।